So we study about transformer. इंडक्शन में दिस इज द लास्ट टॉपिक. ये एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर दे लिंक इंडक्शन टू द चैप्टर ऑफ एसी. हमने एसी जनरेटर पढ़ा था और उसमें देखा था ईएमएफ जनरेट हुआ था. वैरिंग ईएमएफ था, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है. AC, alternating current, has got two characteristics. The magnitude continuously keeps changing. ग्राफ प्लॉट करके देखा था हमने. The magnitude करंट का EMF का continuously चेंज होता है and direction keeps changing alternatively. These are two important characteristics of AC. DC, डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट रहता है. सेल्स से बैटरी से जो करंट मिलता है वो डीसी होता है, डायरेक्ट करंट. और ये जो हम हाउस होल्ड सर्किट्स में यूज़ करते हैं ये हम एसी जनरेटर से जनरेट करते हैं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट. अगर हम इस वोल्टेज को, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें, इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें, तो वी नीड अ डिवाइस which is called transformer. But why do we need to increase it or decrease it? ज़रूरत होती है. इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जब करते हैं वहाँ चाहिए होता है. घरों में जब यूज़ करते हैं तब भी हमें ज़रूरत पड़ती है इन वोल्टेजेस को चेंज करने की. आई गिव यू एन एग्जांपल. हमारा एक ऑडियो सिस्टम है, 12 वोल्ट पर घर में हम ऑपरेट करते हैं, बट हमें मालूम नहीं है हम उसको 12 वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम तो उसको डायरेक्ट मेन सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं. घर में प्लग्स होते हैं उनमें फिक्स कर दिया उसको, तो हम तो 220 वोल्ट जो हमारे घर में सप्लाई होती है उसी से कनेक्ट करते हैं. तो उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है उस डिवाइस के अंदर, जो 220 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है. इट डिक्रीजेज दैट वोल्टेज फ्रॉम 220 टू 12 वोल्ट, और उससे फिर वो म्यूजिक सिस्टम या ऑडियो सिस्टम ऑपरेट होता है. सब कुछ ऐसे ही होता है. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हमारा टीवी है, कंप्यूटर है, और ऑडियो वीडियो सिस्टम्स हैं, बहुत सारे टॉयज़ हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड गैजेट्स जितने भी ये हैं, इनमें लो वोल्टेजेस चाहिए होती है, कम वोल्टेज चाहिए होती है, बट हम इन्हें डायरेक्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं जो 220 होती है. तो वो 220 वोल्ट को डिक्रीज करता है ट्रांसफार्मर, और फिर वो डिक्रीज वोल्टेज से उन अप्लायंसेस को ऑपरेट किया जाता है. वेरी क्लियर. सो इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस. डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. याद है म्यूचुअल इंडक्शन? सर ये ना पिछला हम भूल जाते हैं बार बार. आप कोई तरीका बताओ याद करने का. यस, जैसे आप बार बार भूलते हैं आप इसे बार बार याद करें. भूलते भी तो बार बार हो ना भाई. एक बार याद किया था, अब एक बार भूल गए, कोई बात नहीं. दोबारा याद किया, अब फिर भूल गए. तो बार बार क्यों भूलते हो? इसलिए बार बार याद करना पड़ेगा भाई. हमें आदत है एक बार भूल जाते हैं, फिर दोबारा याद करो तो याद हो जाता है. ठीक करो इसको. तो अगर आप बार बार भूल रहे हैं, बार बार याद किया जाए. तो म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल, इट्स अ फिनोमिना, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ईच कॉइल अपोजेस एनी चेंज ऑफ करंट थ्रू द अदर बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ. इस चैप्टर में हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं. शुरू में पढ़ा था फेराडेज एक्सपेरिमेंट्स में, और फिर म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा था. अब इसी कंसेप्ट को हम कहाँ पढ़ रहे हैं? ट्रांसफार्मर में. तो based on the principle of mutual induction, which states that each coil opposes any change of current through the other by inducing an EMF in itself. कंस्ट्रक्शन इसकी, ये सब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए डिस्क्रिप्टिव टाइप तो हमें लिखना पड़ता है. तो हम बार बार आपको बताते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ा जाए. लर्निंग फिजिक्स बुक ली जाए, उसमें से पढ़ा जाए.
एग्जैक्ट उतना दिया होगा। पूरा डिटेल में समझने के लिए आप हमसे यहाँ समझ रहे हैं, और एग्ज़ाम में कितना लिखना है वो समझने के लिए प्लीज़ इस बुक से पढ़ें। बुक्स में जनरली बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया होता है, यहाँ सिर्फ इतना ही दिया है जितना हमें एग्ज़ाम में लिख कर आना है। एग्जैक्ट, वेरी यूजफुल, आप पढ़ कर देखें। कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसमें? एक आयरन शीट ले लें, आयरन शीट, इसे इतना काट लें। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इज डन। हम इस तरह से समझा रहे हैं कि आपको याद रहे कि भाई क्या होता है एग्जैक्टली। एक होता है ये लिखना है, एक होता है ये पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो हमें ये मालूम होना चाहिए। आयरन शीट ले ली, उसे बीच में से काट लिया, ये बच गया। इसे लैमिनेट कर लिया। हाउ वी लैमिनेट दिस? किसी चीज़ से लैमिनेट कर लो, पेंट कर दो, वार्निश की कोटिंग कर दो। सर ये वार्निश क्या होता है? वुडन फर्नीचर पर आप पॉलिश करते हैं, वी डू सर्टन काइंड ऑफ पॉलिश, ट्रांसपेरेंट होती है वो, उसे वार्निश कहते हैं। तो थिन वार्निश कोटिंग कर दी जाए, ये लैमिनेट हो गई। और ऐसी ऐसी बहुत सारी लैमिनेटेड शीट्स इकट्ठी रखते हैं, बहुत सारी लैमिनेटेड शीट्स इकट्ठी रखते हैं। अच्छा, डायग्राम अचानक सामने आ जाए तो दिखेगा, समझ भी आएगा, बनाते टाइम आपको दिक्कत आएगी, बिकॉज यू हैवंट सीन द टीचर ड्राइंग दैट डायग्राम, इट वाज सिंपली प्रेजेंटेड टू यू। तो डायग्राम जब बनाते हैं टीचर्स, आई हैव नोटिस, स्टूडेंट्स को बड़ी आदत होती है, वो देखते हैं किस तरह से बना रहे हैं सर, तो स्टूडेंट्स भी फिर वही मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं डायग्राम्स बनाने में। तो ध्यान दिया जाए कैसे कैसे बना रहे हैं, इसकी सीक्वेंस को ध्यान रखना होता है। भाई अच्छा सर ने ऐसे बनाया था तो हम भी ऐसे बनाएंगे। डिजिटल बोर्ड में हम ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्ट दिखा दें आपको, वो भी किसी वीडियो में देखने को मिलेगा कि आप डायरेक्ट सामने आए। टाइम सेविंग ना, 15-20 मिनट में ख़त्म, उसमें कुछ बनाना नहीं है, बस समझाना है। आई होप दिस इज क्लियर। तो लैमिनेटेड आयरन शीट्स को इस तरह इकट्ठा रख दिया ब्लॉक बनाकर, इट्स कॉल्ड लैमिनेटेड आयरन कोर, लैमिनेटेड आयरन कोर। So very simple, transformer consists of a laminated iron core, and then there are two coils which are wound over it, two coils that are wound over this iron core, कुछ ऐसे ऐसी एक कॉइल इधर भी होगी, ये कॉइल्स कॉपर की होती हैं, मेड ऑफ कॉपर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ऑब्वियसली दोनों के टर्न्स डिफरेंट होते हैं। इन जनरल बोथ द कॉइल्स दे हैव गॉट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स। फायदा ही तभी होता है, क्यों, ये आगे बढ़ते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ लैमिनेटेड आयरन कोर, देयर आर टू कॉइल्स which are wound over it. The coils are made up of copper, have got large number of turns insulated from one another. Turns of one coil obviously are different from the turns of the other coil. किसके कितने होंगे, किसमें ज़्यादा होंगे, किसमें कम होंगे, ये पढ़ रहे हैं हम, यही समझेंगे अभी। ये वो कॉइल है जिसके अक्रॉस हमने वो 220 वोल्ट AC अप्लाई कर दी,
और ये वो कॉइल है जहां हमें आउटपुट मिलेगा और हम इसे यूज करेंगे। है क्या बोला सर, फिर एक बार बोलना। वंस मोर। यस, वंस मोर वो होता है ना जब कोई गाना गाता है और वो अच्छा लगे, डांस किया अच्छा लगा, तो बोलते हैं वंस मोर। टीचर बेचारे के साथ उल्टा होता है, उसने समझाया, कम समझ में आया तो बोलते हैं सर वंस मोर, है ना। नॉनदलेस समझा जाए, ये था हमारा ऑडियो सिस्टम। ऑडियो सिस्टम कितने वोल्ट से चलता है? 12 वोल्ट से। ठीक है, अब हम इसको ऑपरेट करना चाहते हैं 12 वोल्ट से। तो ट्रांसफार्मर हमने क्या किया, ये एक ट्रांसफार्मर बनाया, लगाया, तो इसे, इस वायर को वो प्लग में कनेक्ट कर दिया, तो ये आ गई 220। अब यहाँ हमें कितनी मिलेगी? 12 वोल्ट। इसके साथ ये ऑडियो सिस्टम कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जिस वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना है वो यहाँ लगा दी, यहाँ ये कम या ज़्यादा होकर मिलेगी, और अब हम इसे जहाँ यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो इसे इनपुट एसी बोलेंगे, इनपुट, जिसको चेंज करना है, और जो चेंज होकर मिली ये भी एसी ही होगी, इसे आउटपुट एसी बोलेंगे। क्लियर है? we'll call this as output AC, and the coil across which input AC is connected is called primary coil, and the coil across which output is obtained is called secondary coil. ठीक है, जहाँ इनपुट कनेक्टेड है वो प्राइमरी, और जहाँ आउटपुट कनेक्टेड है वो सेकेंडरी, जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। वेल दैट्स ट्रांसफॉर्मर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है और उसमें कंस्ट्रक्शन पूछी गई है, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है तो फिर ये डायग्राम ज़्यादा ईजी है बनाना। दो कॉइल्स बनाई जाए, बीच में दो लाइंस ड्रॉ कर लें, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, इसके क्रॉस that's input AC and that's output AC. Similar diagram representing the same thing. ये दो लाइंस जो हैं ये आयरन कोर रिप्रेजेंट करती हैं, दे रिप्रेजेंट आयरन कोर। है ही क्या इसमें? आयरन कोर और दो कॉइल्स, आयरन कोर और दो कॉइल्स। सो एन इजी वे टू ड्रॉ द डायग्राम, बट कंस्ट्रक्शन में यही ड्रॉ करना है। क्लियर है? आगे बढ़े। राइट, तो अब इसकी वर्किंग में कुछ थ्योरी लिखनी है और कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स, कुछ चीज़ें जो एक्सप्लेन करनी है वर्किंग में। पहली, यहाँ हमने एसी अप्लाई की, यहाँ एसी कैसे मिली ये एक्सप्लेन करना है। फिर एक्सप्लेन करना है ये एसी कम या ज़्यादा कैसे होगी, हाउ विल इंक्रीज और डिक्रीज दिस वैल्यू। और फिर पावर किधर ज़्यादा होगी किधर कम होगी, कितनी होगी। We have to explain something about the total power being used, input power, output power. That forms entire working of transformer. So pay attention. Primary के across AC connect की हुई है. Primary is connected across AC. और AC जनरेटर में पढ़ा था ये varying current होगा, इसकी डायरेक्शन भी बार बार चेंज होगी। तो since AC is connected to primary, the magnitude of current in primary continuously changes, and if the current changes, magnetic field associated with primary also keeps changing, और field change होगी तो इसके क्रॉस फ्लक्स चेंज होगा, और अगर इसके क्रॉस फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें EMF इंड्यूस होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। फिर से AC कनेक्टेड है, इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी कंटिन्यूसली चेंज होगी, विल बी वैरिंग इन नेचर। और इसके क्रॉस फिर फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें EMF इंड्यूस होगा। और जैसे जैसे प्राइमरी में करंट की डायरेक्शन ऑल्टरनेटिवली चेंज होगी, तो सेकेंडरी में भी करंट इंड्यूस EMF की डायरेक्शन ऑल्टरनेटिवली चेंज होती रहेगी।
As the direction of current in primary alternatively changes, the direction of induced EMF in secondary also changes alternatively. ठीक है, फिर से एक बार. Since AC is connected across primary, a varying current flows through the coil. As a result, a varying magnetic field is produced. And as secondary is placed in that varying field, flux across secondary changes and EMF is induced. And as the direction of current in primary alternatively keeps changing, the direction of induced EMF in secondary also changes alternatively. ठीक है, जैसे जैसे यहाँ करंट चेंज होगा तो यहाँ भी EMF की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी. तो यहाँ प्राइमरी अप्लाई, यहाँ AC अप्लाई की है प्राइमरी के अक्रॉस और सेकेंडरी में हमें AC ही मिलेगी. So we apply AC across primary and get AC across secondary. That's first part of working. ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर जब ऑपरेट होता है, दो कॉइल्स हैं, दोनों में करंट चेंज हो रहा है. इसमें करंट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से इसमें इंडक्शन हो रही है, इसमें खुद में भी होगी. दैट्स कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. तो ट्रांसफार्मर में दोनों होती है, म्यूचुअल इंडक्शन भी और सेल्फ इंडक्शन. राइट, आगे बढ़े. आई एम गोइंग टू रब दिस डायग्राम बिकॉज आई नीड सम स्पेस कुछ लिखने के लिए. तो ध्यान दिया जाए. अब हम वर्किंग को आगे बढ़ाते हैं. ये वोल्टेज कम या ज्यादा कैसे होगी? हाउ विल द वोल्टेज चेंज? मैग्नेटिक फ्लक्स across one turn of primary will be d phi b by dt. Sorry, rate of change of magnetic flux across one turn of primary will be d phi by dt. ये प्राइमरी कॉइल है, करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा. कितना? d phi b by dt. इतना फ्लक्स चेंज हुआ इतने टाइम. ठीक है, तो EMF अक्रॉस NP टर्न्स ऐड कर लें. ठीक है, EMF across NP turns of primary. Now it's very simple. Rate of change of flux d phi by dt. तो induced EMF होता है माइनस d phi b by dt. और अगर NP टर्न्स हैं तो इंटू NP. यह है समझ में? इंड्यूस्ड EMF हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, फैराडेज लॉज में पढ़ा था, इस माइनस डी फाई बाई डी टी. तो इट्स माइनस डी फाई बाई डी टी अक्रॉस वन टर्न. अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है वन टर्न, एनपी टर्न्स हैं तो फिर इनटू एनपी. क्लियर? नाउ सपोज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ magnetic flux across one turn of secondary. एक टर्न के अक्रॉस इतना फ्लक्स चेंज हुआ और टर्न्स हैं ns, तो टोटल EMF कितना होगा? EMF across secondary across ns turns of secondary means secondary coil, that's ES will be एक टर्न के क्रॉस तो इतना ही EMF इंड्यूस होगा इनटू ns. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. एक बार इसको फिर से देखो. ये एक कॉइल है, अब इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एक टर्न के क्रॉस डी फाई बाई डी टी. तो EMF कितना होगा? माइनस डी फाई बाई डी टी एक टर्न के क्रॉस. और अगर एन टर्न्स हैं तो इंटू एन. यही लिख रहे हैं. अक्रॉस वन टर्न दैट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स
अक्रॉस एन टर्न्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इतना होगा, ईएमएफ माइनस साइन लगा देंगे। सेम वे फॉर सेकेंडरी, राइट। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, और डिवाइड करते समय ध्यान रहे सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग 2 by 1, क्या आ जाएगा, ई एस बाई पी इक्वल टू एन एस बाय एन पी। कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वी कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। वेरी यूजफुल फॉर्मूला, छोटे छोटे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स इस पर बेस्ड होते हैं। ई एस बाई पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी। ई एस एन एस सेकेंडरी के लिए ऊपर लिखना है, प्राइमरी के लिए नीचे रेशियो में, तो कैपिटल के से रिप्रेजेंट करें एंड वी कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ध्यान रखना, अगर आपने उल्टा लिख दिया ई पी बाई ई एस इक्वल टू एन पी बाई एन एस, फिर इसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नहीं कह सकते। ठीक है, नोट किया? नोट्स बनाते होते हो? यस सर। ऐसे तो याद ही नहीं रहता, हम अपने नोट्स खुद बनाते हैं। आप बार बार बोलते तो कि अपने नोट्स खुद बनाया करो, तो हम बनाते हैं सर, दैट्स गुड। राइट, अब यहां से हमें एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आ रही है, पे अटेंशन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल्स, जहां टर्न्स ज्यादा होंगे वहां ईएमएफ ज्यादा होगा, और जहां टर्न्स कम होंगे वहां ईएमएफ कम होगा। द कॉइल विच हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स विल हैव मोर ईएमएफ इन इट, एंड द कॉइल विच हैज लेस नंबर ऑफ टर्न्स विल हैव लेस नंबर ऑफ इट। हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर सारा इंग्लिश में बोलते हो, हमें समझ नहीं आता। अब आप हिंदी में बोलो तो जो वो इंग्लिश वाले हैं वो कहते हैं आप तो सारा हिंदी में ही बोलते रहते हो, एग्जाम में क्या लिखना है ये तो समझ ही नहीं आना। इसलिए हम कोशिश करते हैं, दोनों बोल रहे हैं, जिस कॉइल में प्राइमरी और सेकेंडरी में से जिस कॉइल में टर्न्स कम होंगे उसमें ईएमएफ कम होगा, और जिसमें टर्न्स ज्यादा होंगे उसमें ईएमएफ ज्यादा होगा। Out of primary and secondary, the coil which has more number of turns will have higher EMF, and the one which has less number of turns will have lower EMF. Clear? So pay attention. ये है coil, ध्यान से देखो, ट्रांसफार्मर की। अच्छा, टर्न्स थोड़े कम कर देते हैं, इतने ज्यादा क्यों बना रहे? And that's another coil. This is primary, this is secondary. हम देख पा रहे हैं सेकेंडरी हैज गॉट मोर नंबर ऑफ टर्न्स, तो सेकेंडरी में फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा, तो ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। टेक्निकली अगर सोचें, वो तो मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया, बट ऐसा सोच सकते हो, अगर टर्न्स ज़्यादा हैं तो ईएमएफ, तो फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा, और फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा तो ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इट्स कॉल्ड स्टेप अप। ये वोल्टेज इंक्रीज करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होता है इसमें? सेकेंडरी के टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा होते हैं, और ईएमएफ भी सेकेंडरी में प्राइमरी से ज्यादा होगा। क्लियर? स्टेप डाउन में उल्टा होगा, इसमें प्राइमरी के टर्न्स ज्यादा होंगे और सेकेंडरी के टर्न्स कम होंगे। सो वी विल कॉल द ट्रांसफार्मर एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म। अब इसमें क्या होगा जी? नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के कम होंगे एज कंपेयर टू प्राइमरी, और टर्न्स कम हो गए तो फ्लक्स भी कम चेंज होगा, तो ईएमएफ भी कम होगा। ईएमएफ इज लेस देन ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ा ट्रांसफार्मर क्या होता है, डिवाइस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस, डीसी में यूज नहीं कर सकते। दूसरा, इसके बाद हमने लिखना है कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन,
म्यूचुअल इंडक्शन, और ईच कॉइल अपोजेस एनी चेंज ऑफ करंट थ्रू द अदर बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी। लैमिनेटेड आयरन कोर, देयर आर टू कॉइल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। द कॉइल कनेक्टेड टू इनपुट एसी इज प्राइमरी, द वन अक्रॉस विच आउटपुट इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी। एंड फाइनली द वर्किंग। वर्किंग में दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक प्राइमरी में एसी अप्लाई की थी तो सेकेंडरी में एसी कैसे मिली, और अब ये हमने दूसरा पढ़ा है कि वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे हो सकती है। आगे बढ़े। इसके बाद पावर। पावर होता है V इंटू आई। ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर के कंसेप्ट में पढ़ा था। यहाँ हम वोल्टेज को E से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर दैट्स EPIP। अच्छा, ये E स्मॉल लिखना ज़रूरी है? नो, कैपिटल E यूज़ कर सकते हो, इसे V लिख सकते हो, डजेंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है जी, दोनों तीनों सब लिख सकते हैं। आउटपुट पावर दैट्स ES इंटू IS। एंड इफ ये कंडीशन है प्रैक्टिकली, जो कि नहीं होता है, बट थियोरेटिकली यू कैन इमेजिन आइडियल कंडीशंस, और वो ये कि कोई पावर लॉस नहीं है। सो इफ आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर, ये इमेजिन करने में तो कोई नुकसान नहीं है, कर सकते हैं। तो ESIS will be equal to EPIP। ESIS will be equal to EPIP। तो IS by IP will be equal to EP by ES। IP इधर आ गया, ES इधर आ गया। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हम देखते हैं वोल्टेज बढ़ गई, करंट बढ़ गया, वोल्टेज कम कर दी, करंट कम हो गया, ओम्स लॉ पढ़ा था। यहाँ देखना उल्टा आ रहा है। अरे भाई, हाय, हाँ, ये उल्टा है। ES नीचे है, IS ऊपर है। तो सेकेंडरी और प्राइमरी में ये ध्यान रखना है आपसे। आप वोल्टेज बढ़ा दो, सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ा दो, करंट कम हो जाएगा, पावर सेम रहेगी। आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं यहाँ, स्टेप अप। तो जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ जाएगी, यू गेट मोर वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, बट करंट कम होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। और आप फिर जब स्टेप डाउन यूज कर रहे हो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो उसमें सेकेंडरी में वोल्टेज कम होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी, बट करंट ज्यादा होगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, इनवर्सली। तो इससे हमें फायदा क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे इन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, उसमें इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। राइट। और अगर यहाँ हमने अज्यूम किया है देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर, बट इफ देयर इज सम लॉस इन पावर, तो फिर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। तो कितनी होगी? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। और अगर हम इसे परसेंट्स में लिखना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दैट्स द सिंबल ईटा, ESIS, ईटा, हाँ, ईटा, ESIS, ईटा मतलब जैसे अल्फा बीटा, ये ईटा। ठीक है, हाँ, ईटा। ओके, ESIS बाय EPIP इंटू 100। ठीक है जी। I hope this is clear. Before we end up, why we cannot use transformer with DC? ट्रांसफार्मर को DC में क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि अगर DC से कनेक्ट कर दें, प्राइमरी में कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, और अगर करंट कांस्टेंट होगा तो फील्ड भी कांस्टेंट होगी, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो इंडक्शन नहीं होगी। सर एक बार रिपीट करना। यस,
एक बार रिपीट करते हैं. इफ वी कनेक्ट प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर टू डीसी, तो प्राइमरी में कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, और अगर करंट कांस्टेंट होगा तो फील्ड चेंज नहीं होगी, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा. फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंडक्शन नहीं होगी. इंडक्शन पर ही तो बेस्ड है इसकी बात. अगर इसे डीसी से कनेक्ट कर दें फिर तो कांस्टेंट करंट है, तो फिर इसमें इंडक्शन कैसे होगी. यहाँ कांस्टेंट फील्ड है तो यहाँ फ्लक्स चेंज नहीं होगा. अच्छा, अब समझ आया. ओके, ठीक है. क्या क्या एनर्जी लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, ये भी हमें मालूम होना चाहिए. लाइक व्हाट ऑल एनर्जी लॉसेस आर देयर इन ट्रांसफार्मर. So energy losses in transformer. Why this energy loss is there and can it be minimized? इस पर भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं. तो पावर लॉस या एनर्जी लॉस, एक होता है आयरन लॉस. आयरन, या इट्स ऑल्सो कॉल्ड एडी करंट लॉस. एडी करंट लॉस. ट्रांसफार्मर में आयरन कोर यूज होती है, और आयरन कोर के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो इसमें एडी करंट्स इंड्यूस हो जाती है और उनसे हीट प्रोड्यूस होती है. इन अ वे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट एज हीट एनर्जी. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में वेस्ट हो रही है. वी कॉल दैट एज एडी करंट लॉस और आयरन लॉस. ट्रांसफार्मर में सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस एडी करंट्स की वजह से ही होता है. इट्स बिकॉज ऑफ दिस एडी करंट्स ओनली, राइट. ओके, देन देयर इज कॉपर लॉस. कॉपर, कुछ बच्चे बोलते हैं कॉपर. कॉपर नहीं भाई, कॉपर. कॉपर लॉस, इसे जूल्स हीटिंग भी कहा जाता है. द कॉइल्स इन ट्रांसफार्मर दे आर मेड अप ऑफ कॉपर. कॉइल्स इन ट्रांसफार्मर दे आर मेड अप ऑफ कॉपर. और जब करंट फ्लो होता है तो इनकी कुछ रेजिस्टेंस एक्ट होती है. रेजिस्टेंस होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी. सो सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. वी कॉल दैट एज कॉपर लॉस. ओके, देन देयर इज हिस्टेरेसिस लॉस. हिस्टेरेसिस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑल्टरनेटिवली चेंज होता रहता है. तो आयरन कोर का कंटिन्यूसली मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता रहेगा. बिकॉज ऑफ वैरिंग फील्ड, ऑल्टरनेटिंग फील्ड, देयर इज मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन कोर. और जब इस तरह से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो आयरन, तो हीट प्रोड्यूस होती है. इसे हम हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं. ये जो एनर्जी लॉस हुआ, दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस. एंड यू नो, ट्रांसफार्मर में आवाज भी आती है, हमिंग लॉस. आपके घर के आसपास कहीं ट्रांसफार्मर लगाओ, किसी पोल पर या कहीं भी पार्क में वगैरह वगैरह, तो रात को जाकर सुने. आवाज तो दिन में भी करता है, रात को सुनाई इजीली देगा, शोर कम होता है. तो यू विल फाइंड सम साउंड बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफार्मर. We call that as humming loss. Part of the electrical energy is being lost as sound energy. एक flux loss भी होता है. Flux loss. ये क्या होता है? ये होता है coils, एक coil की magnetic field पूरी दूसरी coil में use नहीं हो रही है. And it's a very common process. Just see, ये coil है, ये दूसरी coil है. अब इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है ना. जरूरी नहीं है पूरी इसके क्रॉस यूज हो, कुछ वेस्ट हो गई, कुछ फील्ड बाहर निकल गई, वो वेस्ट हो गई. तो जितनी फील्ड यूज नहीं हो पाई, अनयूज्ड मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से देयर इज सम लॉस. इनपुट तो था बट आउटपुट नहीं हो पाया. वी कॉल दैट एज फ्लक्स लॉस. सो दीज आर एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर. So guys, that was all about induction. That was all about transformer. हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा है, और भी कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं. तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन.
एलपी से, लर्निंग फिजिक्स से आप ये सारे टॉपिक्स इंडक्शन के पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं।